Assalamu alaikum student. My name is Rizwan Ahmed Khan and I am your chemistry teacher. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस न्यू सेशन में केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आज केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि जो 9th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ के आए हैं उसमें और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। और पहली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि आपने फ़र्स्ट डे से आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं अपनी फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को पढ़ने की वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वो बहुत चेंज है एज़ कम्पेयर टू 9th केमिस्ट्री। और वो किस एस्पेक्ट से चेंज है, जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर फोकस इस बात पे करते हैं कि हम जो है वो चीज़ों को याद कर लें, ठीक है। और याद करने के बाद जो है उसको रट लें और उसको लिख लें। और ज़्यादातर चीज़ जो हमारी कॉन्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, यानी समझने वाली जो चीज़ होती है कि हम चीज़ को समझें और कोई न्यूमेरिकल्स हमारे पास आए उसको हम सॉल्व करें, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास 9th की केमिस्ट्री में थोड़ी सी मौजूद तो होती हैं, लेकिन हम ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा ज़्यादातर फोकस याद करने के ऊपर होता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि अगर आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो केमिस्ट्री का पूरा पेपर अटैम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्ट्रेटजीज़ आपको बताई जाएंगी उन स्ट्रेटजीज़ को जो है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करना। आपने 9th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने आपने बहुत कम अटैम्प्ट किए होंगे और किए भी होंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन हमारे पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटली मेजर जो है ना वो हमारे पास एक सेक्शन जो बी मौजूद है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स मौजूद होते हैं। तो हमने फ़र्स्ट डे से इस बात पे फोकस करना है कि हमारी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स हैं वो किसी तरह से डेवलप हों। और याद रखें कि जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स होती हैं ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता करके प्रैक्टिस कर कर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर कर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं। आप समझें शायद हम आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे तो वो आपको एक दिन में सारा जो है वो समझ में आ जाएगा, या आप ये सोचेंगे कि हम आखिर में जाके इसको कर लेंगे। तो याद रखें कि जो इस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन है, सेक्शन बी, वो स्टूडेंट जो है हमेशा वो स्टूडेंट उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं जो फर्स्ट डे से जिनका फोकस और जिनकी कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल्स की तरफ होती है, ठीक है। अब मैं अभी आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, तो उस पेपर पैटर्न में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सेक्शन बी के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स वाली हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो पहली चीज़ अगर आपके जहन में ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 90% लें और एक अच्छा जो मार्क्स है उसको गेन करें, तो उसके लिए देखें जो पहली चीज़ है वो यही है कि आपने अपने दिमाग में से जो रट्टा लगाने वाले जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं और हम इसको नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद जो है वो याद कर लेंगे, इस चीज़ से आपने सबसे पहले अवॉइड करना है। ये चीज़ याद रखें। याद करने का भी सेक्शन है, सेक्शन सी है, उसमें भी याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन जो पहली चीज़ है वो ये पहली चीज़ है कि जो आपको रट्टा लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दिमाग को यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, ठीक है, और एक आपको टिपिकल कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो आप में ये स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। वो बच्चे जिनकी स्किल डेवलप हो जाती हैं तो वो फिर आपका जो है फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमने अभी सीखी है वो सीखी है कि अगर आप अपनी एजुकेशनल सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करें। क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप करने का मतलब कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है और उसको आपने जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहली दफ़ा सॉल्व करेंगे नहीं होगा, टीचर आपकी हेल्प करेगा, दूसरी दफ़ा आप करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे, और करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप पढ़ने केमिस्ट्री को पढ़ने शुरू करें तो हमेशा याद रखें कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक केक रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप ये कोशिश करें कि आप पूरा का पूरा केक खा जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पूरा पॉसिबल जब ये है कि आप उसके टुकड़े करें और टुकड़े करने के बाद खाएं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री भी बिल्कुल यही है कि आपने बिल्कुल केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाना है, और जब वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री में जो है वो आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
तो ये सबसे पहली चीज़ मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस करी है। इंशाल्लाह आप जो इसको फॉलो करेंगे और जैसे जैसे आप क्लास लेते रहेंगे तो आपको जो है वो अंदाज़ा भी होता जाएगा कि आपने जो है इस फर्स्ट ईयर के जो हमारा कोर्स है, फर्स्ट ईयर का कोर्स है, उसमें हमने जो है वो किस तरह से जो है वो प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें पेपर पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये तो आपको पता ही है, आप जो है वो फर्स्ट ईयर 9th क्लास के अंदर भी यही पैटर्न था हमारा। तो हमारे पास जो पहला सेक्शन होता है वो MCQs का होता है। ठीक है, वो हमारे पास जो होता है वो तकरीबन जो है वो 17 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो इसके MCQs के होते हैं। अब देखें, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि MCAT के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो ECAT इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और वो चाहते हैं कि उनका ख़ास तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे जाते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है बहुत मुश्किल होता है, और मेडिकल की जो प्रिपरेशन होती है वो अपने फर्स्ट या सेकंड करने के बाद जो है वो तैयारी करते हैं। तो याद रखें कि आपकी जो ECAT और MCAT की प्रिपरेशन है वो जब आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट होता है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें MCQs में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है, आपको एक MCQs दिया गया है। MCQs स्टैंड फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पास बहुत सारे एक जो है वो सवाल दिया गया है और उसके जवाब के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C एंड D। ये तो पता ही होगा आपको। अब सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि आप तुक्का लगा लें कि भाई हो सकता है A हो सकता है B हो सकता है C हो सकता है D हो। तो ये तो आपकी अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। इस अप्रोच पे अगर आप चलेंगे तो ना तो आप फर्स्ट ईयर में कामयाब हो सकते हैं, अच्छी परसेंटेज ले सकते हैं, और ना ही जो है वो आप जो आपके ECAT की और MCAT की जो प्रिपरेशन में जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप तो उसमें भी ये अप्रोच आपको बिल्कुल ही जो है फेल कर देगी। और दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आपके पास कोई MCQs आए, उसके जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं उन सारे के सारे ऑप्शंस में आपको ये पता हो कि भाई ये अगर फ़र्ज़ करें एक ऑप्शन है A है, B है, C और D है, अगर इसका जवाब B है तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब B क्यों है, किस वजह से इसका जवाब B है, क्या ऐसी लॉजिक है ये। अगर इसका जवाब A नहीं है तो वो क्यों नहीं है, C नहीं है तो वो क्यों नहीं है, D नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ये स्किल आपकी डेवलप हो गई, ठीक है, अगर आपने क्या किया, इस स्किल को डेवलप कर लिया कि आपको पता हो कि भाई ये MCQs है और MCQs का जवाब A नहीं है और B है और C है नहीं है, D है, तो आप जो है समझ लें कि आपने फ़र्स्ट डे से ही MCAT और ECAT की तैयारी शुरू कर ली। और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका जब भी डेवलप होता है जब आप जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, जैसे अगर आपको जो है वो कोई टेबल दे दिया जाए और टेबल आपसे पूछा जाए कि भाई जो है वो 11 7 का क्या होते हैं, तो आप फ़ौरन जो तरीका आपको बताया गया उससे मल्टीप्लाई करके आप बता देंगे। ठीक है, आप कभी भी जो है वो गलत नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको MCQs की बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है अपने एक तो जो पेपर है उसके अंदर अच्छा स्कोर करें, और जो दूसरा है वो किसमें, MCAT और ECAT की प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो आप इसको MCQs के सेक्शन को देखेंगे तो आप ये ख़ुद जो है वो जब आप 2 साल के बाद जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम तकरीबन 70 to 80% जो है प्रिपरेशन कर चुके हैं। ठीक है, और जब आपने ये प्रिपरेशन कर ली, इस प्रिपरेशन का मतलब ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ है तो ऐसी क्यों है, और ये चीज़ नहीं है तो ऐसी क्यों नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो ये मैंने आपको सेक्शन ए के हवाले से ही गाइड कर दिया है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो स्टूडेंट जो बहुत कॉन्शियस हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट डे से ही अपनी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देखिए, हमारा काम आपको बताना है कि आपने किस तरह से चलना है। ठीक है, आपको गाइड करना है, उसके बाद उसको फॉलो अप करना ये आपका काम है। ठीक है, हम आपको जो बेस्ट टेक्निक्स होंगी वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उन टेक्निक्स की मदद से जो है वो आप पेपर में 90% क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो जो सेकंड सेक्शन है वो हमारे पास है सेक्शन नंबर B।
अब देखें ये वो सेक्शन है जिस सेक्शन के बारे में टीचर भी बहुत जो है वो फ़िक्रमंद होता है कि बच्चे जो है क्या वो बच्चे इस काबिल हो चुके हैं कि वो सेक्शन बी को अटैम्प्ट करें। और उसमें ख़ास चीज़ ऐसी क्या है, वो ख़ास चीज़ ये होती है कि इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स है। अब अपना 10 ईयर उठा के देखिए और जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर उठा के देखें 2019 का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेक्शन नंबर बी में तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल का मसला ये है कि आप 9th में जो है वो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इतने अच्छे सॉल्व नहीं करके आए होते, ज़्यादा फोकस याद करने पे होता है। तो हमने इसकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्किल्स को डेवलप करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स क्या करनी है, आपने डेवलप करनी है। और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप अपनी पूरी फोकस के साथ जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको जब चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह आपका कंप्लीट होगा ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा और जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ाऊँगा और चैप्टर नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप जो है पूरा का पूरा 10 ईयर खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है जो स्ट्रेटजीज़ बताई जाएँ, जिस तरह से पढ़ाया जाए, लेक्चर को गौर से सुना जाए और अपना जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है एट अ टाइम जो है वो उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि टाइमिंग जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फर्स्ट ईयर के ईयर के अंदर आमतौर पर जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, और टाइम मैनेज किस तरह करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो स्टूडेंट्स हमेशा कामयाब होते हैं जो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जैसे ही आपका दिन का आगाज़ हो तो आपके पास एक रिटन प्लान होना चाहिए कि आज मैंने 8 से 9 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, 12 से 1 ये करना है, 1 से 2 ये करना है। ये आपके पास रिटन प्लान आपके पास क्या हो, मौजूद हो। और ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो मज़ीद बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ याद रखें कि आपने अपने टाइम के ऊपर जो है वो फोकस करना है। ये जिस टाइम पे आपकी क्लास हो उसी टाइम पर आपने इस लेक्चर को सुनना है। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि इस यूनिवर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि जो चीज़ आपको करनी है, चाहे आपका दिल चाहे चाहे आपका दिल ना चाहे, उसको अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर कर लेना, ये हमारा कहलाता है डिसिप्लिन। जिनके बच्चों के अंदर ये डिसिप्लिन कायम हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आगे क्या कर लेते हैं, तरक्की कर लेते हैं। ठीक है, और आप ये भी नोट करें कि हम मुसलमान हैं और हमें ये कहा गया है कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, लेकिन उन नमाज को अपने औकात पे पढ़ें। ये नहीं फरमाया कि आप कभी भी पढ़ लें नमाज, आपकी मर्ज़ी है जब फारिग हो। ठीक है, तो बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए, टाइम की पाबंदी आ जाए। जब टाइम की पाबंदी आपके अंदर आ जाएगी, डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, तो आपके अंदर खुद देखेंगे आपके अंदर एक फ़ोर्स क्रिएट हो गई है जो आपको हेल्प करेगी आपके काम करने में। तो ये चीज़ याद रखें, टाइमिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखें, प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि ये लेक्चर है तो चाहे रिकॉर्डेड आपको आप सोचेंगे हमें बाद में मिल जाएगा, या ऐसा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो टाइम है उसके ऊपर देखें। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने टाइम की चीज़ डिस्कस कर ली। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले एक आप अपना प्रॉपर रजिस्टर बनाएंगे और उस प्रॉपर रजिस्टर में फ़र्स्ट डे से जो भी काम आपको करवाया जाएगा वो आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने जो है वो कर चुके हैं। ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल में बुक्स के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और हमारे पास जो है वो 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, 20 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि जो न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके पास बहुत ही प्रॉपर जो है वो आपके पास बने हुए होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ आप नोट करेंगे जब आप 10 ईयर को सॉल्व कर लेंगे और जब आपके पेपर करीब आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा सेक्शन बी जो है वो तकरीबन सारी जो है वो प्रिपरेशन हो चुकी है। ये उसी टाइम पॉसिबल होगा कि जब आपने फर्स्ट डे से न्यूमेरिकल के ऊपर क्या किया होगा, फोकस किया होगा। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसमें आपके पास जो है वो 15 क्वेश्चन आते हैं और इन 15 क्वेश्चन में से आपको 10 अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 करने होते हैं कोई से भी। और इनके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे पास 4 मार्क्स का ये आपके पास पेपर होता है, क्वेश्चन होता है सॉरी, और उस 4 मार्क्स में से 10 क्वेश्चन आपने क्या करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। और इन 15 क्वेश्चन में से आप ज़रा पेपर को देखेंगे
तो तकरीबन जो है वो 9 to 10 क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल्स के होते हैं कि कभी 8 भी आ जाते हैं, कभी 9 भी आ जाते हैं, और कभी बहुत सारे पास पेपर में आपको नज़र आएगा कि 10 न्यूमेरिकल भी आपके आए हुए हैं। अब सोचें कि एक स्टूडेंट है जो शुरू से न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहा था और आखिरी पेपर के दिन से पहले तक वो तमाम जो है न्यूमेरिकल की तैयारी कर चुका है। आप सोचें जब वो पेपर में बैठेगा सारे 20 ईयर वो सॉल्व कर चुका है, ठीक है, और जैसे ही पेपर में बैठेगा तो वो पेपर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और विद इन हाफ एन आवर वो अपना सेक्शन बी क्या कर चुका होगा, अटेम्प्ट कर चुका होगा। अब जो सेक्शन सी होगा उसके लिए टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। और याद रखें कि अगर आपकी ये सोच है कि मैं जो है इसमें से जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आपके जहन में फ़ौरन ये चीज़ आती है यार ये तो चीज़ मैं जो है वो इसको तो मैं चॉइस में छोड़ दूँगा। ये वाली जो थॉट है इसको आपने रिड्यूस करना है और बिल्कुल ख़त्म कर देना है अगर आपने अच्छे नंबर लेने। जिस स्टूडेंट के जहन में ये आना शुरू हो जाए कि मैं ये वाला टॉपिक तो छोड़ दूँगा, तो वो फिर कभी भी कामयाब नहीं होगा, उसके कभी भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल है वो आसान ही होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। उसके लिए सिर्फ ज़रूरत होती है कि आप जो है वो बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप साइकिल भी चलाना सीखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आप साइकिल चलाना सीख लेंगे, पहले दिन आप गिरेंगे भी, आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, हो सकता है आपके चोट लग जाए, लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। अगर आपने मोटरसाइकिल सीखनी है तो उसके लिए भी यही है कि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो जो शख्स साइकिल पे रुक जाए वो मोटरसाइकिल क्या सीखेगा, वो कार क्या सीखेगा, वो जहाज़ क्या उड़ाना सीखेगा। तो ये चीज़ याद रखें कि आपने पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन ए को हमने देख लिया है और हमने जो है वो सेक्शन बी को भी हमने देख लिया है। और बाकी जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास जो है थ्योरी के होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली भी होती हैं। और तो अगर आप ये सोच रखेंगे न्यूमेरिकल को हमने माइनस कर देना है तो फिर आप आधा सेक्शन बी भी जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप पहले दिन से आपने जहन में डाल लेना है कि न्यूमेरिकल की स्किल्स हमने डेवलप करनी है। जब न्यूमेरिकल की स्किल डेवलप हो जाएंगी तो आप फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर देने के जो होंगे वो काबिल हो जाएंगे। इसके बाद देखें आपका सबसे फेवरेट सेक्शन जिसके अंदर आपने सिर्फ याद करना होता है और थ्योरी भी समझनी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे इसके ही उम्मीद के ऊपर होते हैं कि हम इसको जो है सवालात को याद कर लेंगे, तो ये उनके लिए जो है वो आसान चलता है। लेकिन याद रखें कि इसमें भी याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है 2017 में 18 में, इसमें भी उन्होंने 1-2 न्यूमेरिकल डाल दिए थे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस यानी न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी थी कि सेक्शन सी के अंदर भी उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऐड कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते थे, सेक्शन बी को देखते थे और सेक्शन बी को अटैम्प्ट करते थे, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो न्यूमेरिकल्स जो है वो कुछ कर लेते थे और इस आसरे पर रहते थे कि वो सेक्शन सी फुल अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने ये किया है कि सेक्शन सी में से सी में भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऐड करना शुरू कर दिए। तो आप देखें इस न्यूमेरिकल के जो अटैम्प्ट करने की जो इम्पोर्टेंस है वो जो है आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व इसकी जो स्किल्स बढ़ा लेगा तो उसके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने जो है वो एक पेपर पैटर्न समझ लिया है। और जो पहली चीज़ मैं आपके पहले दिन से दिमाग में डालना चाह रहा हूँ आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको जो है आगे केमिस्ट्री में कामयाब करेगी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके चैप्टर्स की तरफ आ जाते हैं। अब देखें इसमें टोटल जो है 8 चैप्टर हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 8 चैप्टर्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर देखें इसमें कोई चीज़ याद करने की नहीं है, चंद एक डेफिनेशंस हैं और वो डेफिनेशंस इसमें से आती हैं 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की। बाकी जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर में वो सारे आपके पास न्यूमेरिकल बेस है। इसमें आप देखेंगे सारे आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। आपने मास रिलेशन वाले न्यूमेरिकल आपने तो नहीं किए होंगे, मोल्स के सिर्फ आपने किए होंगे, मास रिलेशन वाले 9th में बच्चे छोड़ देते हैं। तो देखें इस चैप्टर में चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस ये है कि और इसमें सारे न्यूमेरिकल आते हैं। पहला जो सवाल आता है वो चैप्टर नंबर 1 का ही होता है और वो पहला न्यूमेरिकल ही होता है। कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं, या तो दूसरा सवाल होता है या पहला सवाल होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब इस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में से देखें
2 न्यूमेरिकल्स आपको जो होंगे इस चैप्टर में से भी आपको क्या होंगे, न्यूमेरिकल जो होंगे 2 न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में से भी आमतौर पर नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ थ्योरी में आमतौर में इसमें से लॉन्ग में इसका सवाल आता है, सेक्शन सी में लॉन्ग में आ जाता है, लाजमी आता है। आप देखेंगे ना जब 10 ईयर उठा के देखेंगे तो इस सेक्शन में से यानी इस चैप्टर में से ये आपके पास जो लॉन्ग का जो क्वेश्चन है ये लाजमी आपका क्या होगा, मौजूद होगा। तो इसमें से याद करने का भी है और न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, ठीक है। तो ये 50-50% इसके अंदर मौजूद है। अब आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में देखें, सिर्फ इसमें एक 4 मार्क्स का सवाल आता है न्यूमेरिकल में, वन क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर याद करने वाली होती हैं, समझने कॉन्सेप्ट भी है, समझने का भी है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, वो इसके अंदर लॉन्ग का भी एक सवाल जो होता है वो ऐड कर देते हैं। आमतौर पे इसमें से लॉन्ग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 4 में। ये चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर है। अब यहाँ पर देखें, पहले चैप्टर में से सारे न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 2 में से आधे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इसमें से एक न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा, इसमें जो है ना, इस वाले चैप्टर में ये इसमें लर्निंग का भी है और इसमें जो 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बॉन्डिंग की जो थ्योरीज़ हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, वो सिर्फ समझने का होता है। देखिए इसमें भी समझने वाली चीज़ मौजूद है, वो समझा हुआ होगा तो वो सवाल आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें से भी एक लॉन्ग में आपका सवाल आता है, लॉन्ग का सवाल इसमें से ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट में, चैप्टर नंबर 5। इसमें से तो हर साल जो है वो एक फ़िक्स न्यूमेरिकल है, वो लाजमी आता है। यानी कि आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो वो एक सवाल है और वो हर साल जो है वो लाजमी आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप देखें इसमें से भी आपके पास क्या आ चुका है, एक न्यूमेरिकल आ चुका है और एक सवाल, इस चैप्टर के 2 सवाल हैं, ठीक है। और वो 2 सवाल ऑल्टरनेट आते हैं, एक साल एक आता है, दूसरे साल दूसरा आता है। तो याद करने का भी आपको सवाल पता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो हर साल आता है वो भी इसके अंदर जो है वो आपका आपको मैंने बता दिया। जब देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 में देख लें। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपके पास है वो न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तकरीबन एक न्यूमेरिकल या कभी कभार 2 न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहाँ चीज़ आप एक नोट करें कि हर चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल लाजमी है और वो सेक्शन बी में आ रहा है, ठीक है। तो 8 चैप्टर हैं, तो 8 में से 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से हर चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल तो लाजमी जो है वो लाजिम व मलजूम है, उसके बगैर आपका पेपर नहीं बन रहा। तो देखें इसमें भी न्यूमेरिकल, इसमें भी कुछ थ्योरी है लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। इसी तरह से सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये चैप्टर है आपका। इसमें भी जो है वो एक न्यूमेरिकल है। जिस तरह इसका एक फ़िक्स न्यूमेरिकल है, हर साल एक न्यूमेरिकल, चैप्टर 5 में से एक फ़िक्स न्यूमेरिकल है, वो लाजमी आता है और पैटर्न भी उसका एक ही होता है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर भी आपका एक न्यूमेरिकल जो होता है वो लाजमी आपके पास आता है। ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा। और इसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में 2 सवाल हैं और वो 2 सवाल में से एक सवाल ऑल्टरनेट हर साल जो होता है वो आता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, ये तो आपको सर से ही बताया जाए। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको हर न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा, न्यूमेरिकल किस किस्म का आएगा, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। सिर्फ आपने जो करना है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब इस तरीके में पढ़ने में आपके लिए जो है वो आसानी है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो चुकी है, लेक्चर आपको मौजूद है, आपका आने जाने का भी टाइम बचेगा। लेकिन सिर्फ क्या है, आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब देखें, और चैप्टर नंबर 8 में से भी आपका एक न्यूमेरिकल जो होता है वो लाजमी आता है, ठीक है। अब इन तमाम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने का बुनियादी मकसद था कि आपको ये पता लगे कि हम जो चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब हम जो है देखेंगे कि केमिस्ट्री की थोड़ी सी डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि जो है वो हम अपनी केमिस्ट्री से का जो सिलेबस है उससे थोड़े से जो है वो हमें पता लग जाए कि केमिस्ट्री है क्या। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमने पढ़ना है और आज जो सिर्फ हम डेफिनेशन ही पढ़ लें इसलिए मैंने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री लिख दिया है और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हम देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ देखें,
पहली चीज़ याद रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री जो है वो उसका बुनियादी मकसद क्या है। इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, यानी केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है वो आपके पास है मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री का जो हर चीज़ का एक कोई ना कोई बुनियादी चीज़ होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में याद रखें, केमिस्ट्री में जो चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, वो मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये पता है आपको मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में आपको पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई स्पेस और जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मैटर है, ठीक है। ये याद बात समझ आ गई। अब देखें, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप यूनिवर्स में कोई सी भी चीज़ देखें, उसने जगह भी घेरी हुई होगी और उसने कोई जो है वो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। तो अब इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। तो हम हर चीज़ के बारे में अगर हमने कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसके अंदर केमिस्ट्री को लाजम पढ़ना है। और हत्ता कि जब आप मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको पहले 2 साल केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 2 साल पढ़ाया जाए। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको जो है वो लाजमी क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो सबसे पहली चीज़ देखें, केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे अहम चीज़ है वो आपके पास क्या है, मैटर है। और मैटर मैंने बता दिया है, कोई जिसका ऑक्यूपाई स्पेस यानी उसका वॉल्यूम हो और उसका जो हो क्या हो, मास हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास इसका, ये हमारे पास मैटर है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि मैटर को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैटर में मैटर की क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपने सबसे पहले ध्यान में लेके आनी है। तो सबसे पहले याद रखें कि हमने जो मैटर की जो पहली चीज़ पढ़नी होती है वो क्या पढ़नी होती है, वो हमने इसकी कॉम्पोजिशन पढ़नी होती है, ठीक है। जो पहली चीज़ आपने पढ़नी होती है मैटर की, वो ये पढ़नी होती है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अब कॉम्पोजिशन से मुराद क्या है, कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई मैटर आया, मैटर मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ आ गई, फ़र्ज़ करें वो चीनी है, वो शुगर मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई ये जो आपके पास मैटर आया है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यानी आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास शुगर है, ग्लूकोज है, तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी है, पानी का सैंपल आपके पास आ गया, तो आप देखें पानी के अंदर जो है वो वाटर, इसका फॉर्मूला आपको तो पता है H2O है। लेकिन अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि जो मैटर आपके पास आया है, जो मैटर वाटर है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, और मैटर की क्या चीज़ पढ़ते हैं, वो कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। और कॉम्पोजिशन बनने का मतलब क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब देखिए कॉम्पोजिशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब देखें क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें पानी का सैंपल आया और मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी पॉल्यूशन जो है वो मौजूद है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। अगर मैं उन चीज़ों के बारे में पता करूँ कि ये कितनी अमाउंट में मौजूद है, तो ये हमारा कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन हम मालूम कर लेंगे कि भाई ये इतनी अमाउंट से मिलके बना है। और अगर मैं ये मालूम करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर आपके पास कोई टॉक्सिक मेटल आ गया है, मिसाल के तौर पर लेड आ गया है, और लेड को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो लेड मेरे पास है, ये जब एनालिसिस होगा इसका, तो इसको कहेंगे कि ये हमारा एनालिसिस जो है ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो कि मैटर के अंदर हम कंपोजिशन को पढ़ते हैं, और कंपोजिशन का मतलब क्या है कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है और कितनी कितनी अमाउंट में मिलके बना हुआ है। तो क्वांटिटेटिव में कितनी होगी, हाउ मच अमाउंट, कितनी अमाउंट मौजूद है, अगर ये सवाल आ जाए तो ये क्वांटिटेटिव है। और जब कौन सी चीज़ मौजूद है, कौन सा एलिमेंट मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव है। तो ये हमने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। अच्छा, कॉम्पोजिशन के बाद हमारे पास जो है वो दूसरी चीज़ जो है वो हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, खसूस प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आपको पता है
ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक हमारे पास जो होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और एक हमारे पास जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? फिज़िकल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर मेरे पास वाटर आया है तो वाटर का भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, जो आपके पास पानी है उसकी स्मेल क्या है, उसका कलर क्या है, वो कौन कौन से चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। यानी अगर पानी है, पानी अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, फिज़िकल पैरामीटर कौन कौन से हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई मैटर आ गया, अगर कोई सॉलिड है तो उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें एनर्जी कितनी हो रही है, तो ये हमारे पास फिज़िकल पैरामीटर्स आ जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का मतलब कि जब वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आयरन है, लोहा है, लोहे को जो है आप पानी में छोड़ दें या हवा में छोड़ दें, ऑक्सीजन के साथ छोड़ दें, तो आपको चंद दिनों के बाद नज़र आएगा कि उसके ऊपर जंग लग चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, पानी का बिहेवियर ये है कि वो उसको रस कर देता है। इसी तरह से कोई मेटल है, सोडियम मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर हम इसको पानी में डाल दें तो ये एकदम से फ़ौरन एक्सप्लोड कर जाते हैं, फ़ौरन जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। तो ये कहलाता है बिहेवियर कि जब वो दूसरे के साथ ये करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैटर में हमने कंपोजिशन पढ़नी है, कंपोजिशन के बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की है, फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। इस स्ट्रक्चर को हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर ये 3 एटम्स हैं, तो ये 3 एटम अरेंज किस तरह हैं। क्या ये एटम ऐसे हैं, क्या ये एटम बिल्कुल सीधे हैं, क्या ये एटम ऐसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। यानी स्ट्रक्चर मीन हाउ द एटम्स आर अरेंज। ठीक है, एटम अरेंज किस तरह से हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। और इसके लिए जो है वो एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 4, उसके अंदर हम जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि हमने केमिस्ट्री में कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड जो चीज़ है वो इसमें पढ़ती है चेंज इन मैटर। ये आपके पास सबसे पहली चीज़ है। अब हम मैटर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैटर के अंदर क्या तब्दीली वाक़या हो रही है। इसकी मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो उनका एक टाइम होता है कि आप इस टाइम तक इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती हैं। तो वो एक्सपायर होने से क्या मतलब है? एक्सपायर होने से मतलब ये है कि हमारे पास जो भी दवाई है वो टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी जो कंपोजिशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो ये फ़ौरन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि मैटर में क्या तब्दीली वाक़या हुई है। यानी कोई भी मैटर है, आपको कोई भी मेटल दे दिया गया है, वो रिएक्शन जब कर रहा है तो वो किस किस्म की कॉम्पोजिशन जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाती है चेंज इन मैटर। तो अब देखें, अगर आपने जो है वो आईना, अगर हमने जो है वो लोहा लिया है, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है, तो अगर एटमॉस्फेयर में हमने उसको छोड़ दिया तो क्या तब्दीली वाक़या आई, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, चेंज इन मैटर कहलाता है। ठीक है, अब ये इसको मैं देख लीजिए, इसको अब देख लीजिए। कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ते हैं, चेंज इन मैटर, कि मैटर में जो तब्दीली हुई है उसको पढ़ते हैं। और आखिरी चीज़ क्या है कि देखें, जो भी तब्दीली होती है उस तब्दीली के अंदर कोई ना कोई लॉ और प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। जैसे ये पूरी कायनात है, इस कायनात को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इसी तरह से जब भी किसी मैटर के अंदर तब्दीली वाक़या होती है तो उस तब्दीली वाक़या होने में कोई ना कोई रूल ज़रूर एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारे पास जो है बुनियादी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है अपना जो भी चैप्टर होगा उसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना एक प्रॉपर जो है रजिस्टर बनाइए
उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रॉपरली तौर पे सॉल्व कीजिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड में जो होना चाहिए वो मौजूद है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो आगे का टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे।